नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। आज हम किसका कंसेप्ट पढ़ेंगे? ऑर्बिटल का। इट इज अ थ्री डिमेंशनल स्पेस around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। तो फर्स्ट हमने क्या बोला इसमें, ये क्या होगा इसका 3D स्पेस में होगा, इसका 3 डिमेंशनल स्पेस में होगा। इट इज ए 3 डिमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहां क्या होगी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, मैक्सिमम होगी फाइंड करने की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका क्या होगा 3 डिमेंशनल स्पेस होगा। So next, an orbital is represented orbital को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? An orbital is represented by an electron cloud in terms of dots तो इसमें नेक्स्ट हमने क्या बात बोली कि ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कि क्लाउड की फॉर्म में होंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स को। फर्स्ट हमने बोला कि ये 3 डिमेंशनल स्पेस होगा इसका, और उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उसमें फाइंड करने की सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हमने पॉइंट बोला एन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लाउड से, और इन टर्म्स ऑफ डॉट्स उसको इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डेंसिटी ऑफ डॉट्स की, उसमें कितनी ज्यादा डॉट्स हैं उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron is directly proportional to the density of dots, density of dots। इसका मतलब क्या है कि जितनी प्रोबेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने में वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितनी नंबर ऑफ डॉट्स हम उस पे लगाएंगे ऑर्बिटल पे वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। जो हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन is never zero। कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो कभी जीरो नहीं हो सकती एट ए लार्ज
प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ डॉट्स। तो ये किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ डॉट्स की, इसके अंदर कितनी डेंसिटी है डॉट्स की। नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया, सो नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो, कि जितनी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, चाहे उसका डिस्टेंस कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। सो नेक्स्ट क्या है हमारी पॉइंट, द ऑर्बिटल डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, और इसकी कोई एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अब हम नेक्स्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने डिस्कस किया अभी ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या था। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेव नेचर का इलेक्ट्रॉन किसने एस्टेब्लिश किया, लुईस डी ब्रोगली ने इन 1924। कब किया, 1924 में। तो वो हम डिस्कस करेंगे। So our next topic is wave nature of electron. Wave nature of electron. This principle was the first principle was established. The first principle was established by Louis D. Broglie. Louis D. Broglie in 1924. In 1924 इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो कब एस्टेब्लिश हुआ, 1924 में। और किसने किया, लुईस डी ब्रोगली ने। हमने क्या बोला, हम टॉपिक इसका डिस्कस कर रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज एस्टेब्लिश बाय, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1924, और उसका नेम क्या था, लुईस डी ब्रोगली। सो नेक्स्ट हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिम all materials have a dual nature. According to him all materials have a dual nature. All materials have a dual nature. अगर हम बात करें तो सभी मटेरियल का क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा। ड्यूल का मतलब क्या है कि इसमें दो टाइप्स के नेचर होंगे। फर्स्ट होगा हमारा पार्टिकल नेचर और सेकंड क्या होगा, वेव नेचर। पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ड्यूल नेचर, कि इसका क्या होगा, मटेरियल ड्यूल नेचर का होगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। Therefore इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा। मींस उसमें भी क्या है, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव अ ड्यूल नेचर। इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव अ ड्यूल नेचर, तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी ड्यूल नेचर होगा। मींस इसमें भी पार्टिकल के भी होगा नेचर और वेव नेचर भी होगा। सो नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, does any form of matter such as, अगर हम किसी भी फॉर्म की बात करें मैटर के, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी टाइप का हो हमारा मैटर, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल नेचर भी हो। मींस उन सभी में क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा। does any form of matter such as electron,
वेव नेचर भी होगा। इसमें हमने एक ही कंसेप्ट को बार बार बोला है कि इसमें क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हिम हमने क्या बोला, ऑल मटेरियल्स हैव ए ड्यूल नेचर, मींस सभी मटेरियल्स का नेचर क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, उन सभी का नेचर क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा। अगर हम बात करें डी ब्रोगली रिलेशनशिप की, तो उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h by p, where h is equal to wavelength, h is equal to Planck's constant and p here is momentum। तो p की वैल्यू हमें पता है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एज वी नो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो हम p की जगह क्या पुट करेंगे, h is equal to mv, where h is equal to Planck's constant, where h is equal to Planck's constant, h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का, और v क्या है, वेलोसिटी, where m is mass of electron and v is velocity, and v is velocity। तो ये तो हो गया हमारा किसका कंसेप्ट, हमने क्या डिस्कस किया, वेव नेचर के बारे में। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते किसे हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने वेव नेचर के बारे में पढ़ा, इसमें क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है, चाहे हम कोई भी पार्टिकल लें, कोई भी मैटर लें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, सभी का नेचर क्या होगा, ड्यूल। ड्यूल का मतलब क्या है, दो टाइप्स के नेचर होंगे इसमें, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और इस प्रिंसिपल को किसने एस्टेब्लिश किया, उसका नेम क्या था, लुइस डी ब्रोगली इन 1924 में इसको एस्टेब्लिश किया। किसने किया, लुइस डी ब्रोगली ने। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, हमें इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट लिया, सपोज हमने एग्जांपल लिया प्लैनेट, जो कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट है और मूव भी करता है, बट उसका क्या होता है, हमेशा एक डेफिनेट पाथ होता है, फिक्स्ड पाथ होता है। अब अगर हम बात करें उसके इनिशियल मोमेंटम की और पोजीशन की, तो वो क्या होगी, डेफिनेट होगी। बट हम अगर डिस्कस करें किसी और टाइम पे, अगर हम बात करें कि उसकी मेजर करनी है पोजीशन और मोमेंटम, तो वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया, मान लिया कि उसको हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर उसके हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, हमने अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए वो करेक्ट नहीं है वो मेजरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग प्रिंसिपल, it is not possible to measure, it is not possible to measure, simultaneously, it is not possible to measure, it is not possible to measure position and momentum, position and momentum सो हम क्या कह रहे हैं, इसको पॉसिबल नहीं है सेम टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना, मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली of a microscopic particle with absolute accuracy, particle with absolute accuracy
तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू h by 4 pi, where delta x is equal to uncertainty in position, and here delta p is uncertainty in momentum, and here h and pi is constant, h और pi हमारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये है हमारी टर्म। तो हमने इसमें क्या बोला, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली इन ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि हम सेम टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। तो इसकी इक्वेशन क्या हमने ली, डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी इज इक्वल टू h by 4 pi। तो ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल है। तो डेल्टा एक्स इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वेयर एज डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और h और पाई हमारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट में हमने क्या पढ़ा, इट इज ए रीजन इन ए स्पेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ये ऐसा स्पेस है जहां हम क्या, इलेक्ट्रॉन्स इसके रिवॉल्व होते हैं। तो हम डिफरेंस किसके बीच में पढ़ेंगे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो फर्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट है हमारा वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, around the nucleus, in which the electrons revolve, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है ऑर्बिट का, हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये एक सर्कुलर पाथ है जिसके अराउंड क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व करते हैं। सो इसमें ऑर्बिटल में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, थ्री डिमेंशनल स्पेस है। ऑर्बिटल हमने अभी बात की, थ्री डिमेंशनल स्पेस, इट इज अ थ्री डिमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, where the probability of finding an electron is maximum। ये अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था ऑर्बिटल का, probability of finding an electron is maximum इसमें क्या होगा, ये थ्री डिमेंशनल स्पेस है जहां इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट ऑर्बिट का पॉइंट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स द, ये क्या होगा, प्लेन मोशन में होगा, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसमें इसका क्या होगा, ये क्या है, थ्री डिमेंशनल है तो इट रिप्रेजेंट्स द थ्री डिमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, represents the three-dimensional motion of electron, three-dimensional motion of an electron around the nucleus। तो ये तो हम थ्री डिमेंशनल की बात कर रहे हैं, और ये हमारा क्या होगा, एक ही प्लेन
ऑर्बिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये क्या होगी, इसकी सर्कुलर शेप होगी। सो नेक्स्ट ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप। और ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट शेप। इसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स, अगर हम अलग अलग ऑर्बिट्स की बात करें तो इसकी शेप भी क्या होगी, डिफरेंट। डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप। सो अगर हम बात करें इसमें एस ऑर्बिट की, एस ऑर्बिट इज स्फेरिकल, एस ऑर्बिट इज स्फेरिकल, whereas p orbit is, whereas p orbit is dumbbell in shape, p orbit is dumbbell in shape, dumbbell in shape। इसमें हमने थर्ड पॉइंट क्या बोला, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट्स की क्या शेप होती है, सर्कुलर, मींस इसमें इसकी फिक्स होती है शेप। बट इसमें ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्बिट्स की शेप भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर हमने एस ऑर्बिट की बात की तो वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अगर हम बात करें एस ऑर्बिट तो ये क्या होगा, स्फेरिकल, ये हमारा एस ऑर्बिट। और अगर हम पी ऑर्बिट की बात करें तो वो क्या होगा, डम्बल शेप में होगा, whereas p orbit is dumbbell in shape। इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे और कभी सीधा। ये 3D में मूव करता रहता है, तो इसलिए हमने बोला है डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट शेप। s ऑर्बिट क्या है हमारा, स्फेरिकल, तो इसकी शेप ये होगी स्फेरिकल। p ऑर्बिट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, डम्बल शेप, डम्बल शेप। और नेक्स्ट हम ऑर्बिट में पॉइंट क्या बोलेंगे, तो ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिट्स है। इसमें क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल मींस इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, एक ही रहेगी। और ऑर्बिटल में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, दीज आर डायरेक्शनल। ये क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है तो इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, इसलिए हमने इसको बोला डायरेक्शनल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके पॉइंट्स की तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। और इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होंगे, 2n। इसमें 2n स्क्वायर होगा और इसमें 2n। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑर्बिट और ऑर्बिटल का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था।